तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस से और चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी 20 मार्क्स का, ठीक है। उसी का जो सीरीज चल रहा है तो उसका पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, कुल मिला के 30 प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी लघुत्तरी प्रश्न 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट तो बनता ही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, 120वां नंबर में, ठीक है, वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं, वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर में लिखना है क्या, भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के विरुद्ध, ठीक है, साम्यवादी दल और मार्क्सवादी दल को वाम दल, ठीक है, वाम दल की संज्ञा दी जाती है। इनको क्या, कौन से दल की संज्ञा दी जाती है, तो वाम दल की संज्ञा दी जाती है। यह दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब, दलित, घोषित एवं और सर्वहारा दल के हित रक्षा के लिए दल की कार्यरत, मतलब कार्य काम करता है। और यह दल पूंजीपतियों के खिलाफ है। यह जो दल है तो पूंजीपति के खिलाफ है, ठीक है। चलिए और आगे बोला जा रहा है क्या, एक लंबे समय तक पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा आदि राज्यों के शासन में और इसकी भूमिका प्रमुख थी। तो यही था। चलिए 21वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंक है। कितने, 6। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको तो कितने अंक है, तो आप लोग को बताना 6 अंक है। देखिए 1 नंबर हो जाएगा महासभा, दूसरा नंबर में सुरक्षा परिषद, तीसरा नंबर में आर्थिक और सामाजिक परिषद, 4 नंबर में हो जाएगा संरक्षण या न्यास परिषद, 5 नंबर में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा नंबर में हो जाएगा आपका सचिवालय, ठीक है। तो ये होते हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। आगे पूछा जा रहा है क्या, बीमारू राज्य का नाम अर्थ है। बीमारू राज्य का क्या अर्थ है, तो बीमारू राज्य का क्या अर्थ है, जैसे नाम से ही पता चला बीमारू। देखिए भारत में वैसे राज्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वहाँ पर लोगों की रक्षा की कमी है, ठीक है। रक्षा नहीं, शिक्षा है, क्या दिमाग में आ रहा है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है। और इसका उदाहरण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम के और समीपवर्ती राज्य एवं बिहार का भी एक कुछ हिस्सा बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है क्या, जैसे कि सबसे पहले शिक्षा की कमी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आती हैं उसके कारण ये बीमारू राज्य का आता है। उसमें कुछ हिस्सा अपना बिहार भी है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है, तो जो दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतकर संसद में आता है उसे राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और इसमें कुल मतदान किसमें, जो क्षेत्रीय दलों में, ठीक है, इसमें कुल मतदान का कुछ प्रतिशत निर्धारित रहता है। और भारत में भाजपा, क्या बोला जा रहा है, भारत में भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एवं और तृणमूल दल राष्ट्रीय दल के जो दल क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जीत जाता है, ठीक है, जीत प्राप्त कर लेता है या विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करता है उसे क्षेत्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। बिहार में जनता के तो बिहार में जनता दल यू राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश, राजस्थान होगा, ठीक, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सपा समाजवादी आदि दल क्षेत्रीय दल में आते हैं। ये सब जो दल हैं क्षेत्रीय दल में आते हैं, जो नाम दिया गया है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया है इसलिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सही बताऊंगा, ठीक है। चलिए 24वां नंबर में बोला जा रहा है राज्य और संघ शासित राज्य में क्या अंतर है। तो इसमें राज्य और संघ शासित राज्य में क्या अंतर है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारत में संघीय प्रणाली को अपनाकर शासन की संचालित किया जाता है। संघ एवं राज्य के क्षेत्रों में विभक्त कर शासन चलाया जाता है, बांट कर चलाया जाता है। राज्य शासन का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
और जैसे बिहार में, यूपी में, बंगाल राज्य में, अभी भारत में भी 28 राज्य हैं। कितना राज्य है? 28 राज्य हैं। और भारत के कुछ क्षेत्रों में और संघ शासित राज्य है जिसका प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है। वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत में और संघ शासित राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। और जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन, ठीक है, और क्या बोलते चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि राज्य संघ शासित राज्य हैं। तो ये सब जो है ना, तो कुल कितना है? और संघ शासित राज्य की बात करें तो 9 है और 28 जो है राज्य हैं, ठीक है, शासित राज्य हैं। तो कुल इसको याद रखें 9 है और राज्य कितना 28 है। बस यही इंपॉर्टेंट है और बाकी भी याद रख सकते हैं आप। और चलिए 25वां नंबर में बोला जा रहा है मोदी का नोटबंदी प्रोग्राम क्या है? मोदी का जो नोटबंदी चलाया था उसमें क्या प्रोग्राम था? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 एक घोषणा द्वारा यह क्या कि आज से भारत में 500 और 1000 पुराने नोट नहीं चलेंगे। मोदी का यह एक क्रांतिकारी फैसला था। इससे, ठीक है, इससे देश में काला धन का रोक लग जाएगा। साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों पर लगान लगाया जा सकता है। और किंतु पुराने नोट में भी 31 दिसंबर से 2016 तक बैंकों में, ठीक है, बैंकों पर पोस्ट ऑफिस में बदला जा सकता था, ठीक है, उसका टाइम था दिसंबर तक। इतना ही नहीं, मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक उचित कारण देकर पुराने नोट बदले जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम दिया और इसका भी टाइम ज़्यादा ही था रिजर्व बैंक का, ठीक है। तो ये सब था, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। बोला जा रहा है 26 नंबर में मोदी का, ठीक है, मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा शुरू से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों द्वारा भारतीय सीमा पर प्रवेश कर और क्या बोलते हैं निरपराध भारतीयों की हत्या की जा रही है। इतना ही नहीं, भारतीय सीमा में घुसकर लगभग 20 भारतीय जवानों को मौत के घाट उतारकर आतंकवादी के पास पाकिस्तान, ठीक है, सीमा में घुस गए थे। इसी को ध्यान में रखकर आतंकवादी के पाक सीमा पर घुसकर गए थे। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोलते हैं जानबाज भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान में भेजकर और सैकड़ों पाकिस्तानियों के सैनिकों को मारकर पुनः वापस आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों द्वारा 14 फरवरी 2019 को और पुनः, ठीक है, पुलवामा में 40 सैनिकों को मार दिए जाने पर 26 फरवरी 2019 को और सर्जिकल स्ट्राइक दो द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के और ट्रेनिंग सेंटर पर हवाई हमलों द्वारा तो करीब 300 पाकिस्तानियों को मौत की घाट उतार दिए थे, ठीक है। करीब 300 पाकिस्तानियों को मारकर सैनिक वापस भी आ गए थे। लेकिन वो लोग जो बोला ना ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, तो उसने मारा था कितना 20 जवानों को मारा था और यहाँ से जाके कितना 300 जवानों को मारकर वापस। 27 नंबर में सुरक्षा नीति का संबंध किससे होता है? इसे क्या कहा जाता है? इससे क्या रक्षा कब कहाँ की जाती है? देखिए, युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रभावित नहीं करना चाहेंगे। इस कारण सुरक्षा की नीति का संबंध की और क्या बोलते हैं आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपराध कहा जाता है, और युद्ध के सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है, ठीक है। बस सिंपल सा आंसर है ऐसा। देखते हैं इसमें हरित क्रांति क्या है। सरकारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई और रणनीति, ठीक है, रणनीति लगाई गई अथवा किसानों खेती मामले में पिछड़े हुए थे और शुरू से इसमें ना हरित क्रांति में फसलों के बारे में ज़्यादा था। इसमें सरकार ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता
मतलब सहायता देने की नीति अपनाई गई थी और इस नीति को छोड़ दिया गया और सरकार ने जब उन इलाकों पर राज्य संसाधन लगाने की फैसला किया गया, सिंचाई बांध बनाकर और सब चीज़ें बनाकर जो सिंचाई की सुविधा दी गई थी, जहाँ सुविधा मौजूद थी और जहाँ से किसान और समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलित यह दी गई जो पहले से ही सक्षम है, वे कम उत्पादन होते थे, तेज रफ्तार से बढ़ गए। जो सरकार जो उसका जो कि संसाधन बनाते गए, तो बांध बनाकर, डैम बनाकर पानी पहुंचाने लगा खेत में, तो गेहूं का खेत में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, बढ़ाकर सहायक हो सकते हैं। सरकार के उच्च गुणवत्ता के बीच उर्वरक और कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुमानित मूल्य पर और मुहैया रुपया कराया शुरू किया गया। सरकार के इस बात की भी गारंटी दी गई कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पुरुष और एक सेकेंड इसमें बोला जा रहा है 29 नंबर में शिक्षा और रोजगार में पुरुष और महिलाओं की स्थिति का अंतर बताइए। तो देखिए, पुरुष और महिला की स्थिति की शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अंतर। स्त्री साक्षरता 2001 में 54% थी, जबकि पुरुष की साक्षरता लगभग कितना थी, 75% थी। और शिक्षा अभाव के कारण रोजगार क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता समिति है। तो ये था 2001 के अकॉर्डिंग। चलिए 30 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से सरकार इस्पात उद्योग उड़ीसा में स्थापित करने का राजनीतिक निर्णय लेना चाहा। देखिए, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो और निवेश लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। ठीक है, उभरा। ठीक है, उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग की भूनना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर को इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। और बी नंबर में आपको लिख देना है क्या, सरकार सोच रही थी कि इसे राज्य की जरूरी पूंजी निवेश भी जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएगी। ठीक है, यह था। चलिए 31 नंबर में बोला जा रहा है, उड़ीसा में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का वहां से आदिवासियों ने क्या विरोध किया था। तो लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है और खासकर इस राज्य की आदिवासी बहुल जिलों में है। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग जाए तो उन्हें अपने घर बार के स्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छीन जाएगी। चलिए, और 32 नंबर में बोला जा रहा है, पर्यावरण विदों की विरोध के क्या कारण थे। इसके विरोध के बावजूद भी केंद्र उड़ीसा में इस्पात उद्योग की स्थापना की राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी क्या देनी चाहती थी। उड़ीसा इस्पात प्लांट लगाने से पर्यावरण बिंदुओं इस बात का भय है कि खनन और उद्योग पर्यावरण प्रदूषित होना। केंद्र सरकार और लगाता है कि अगर
उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश का बाधा पहुंचेगी। और बोला जा रहा है इसमें कि चकबंदी से आप क्या समझते हैं, चकबंदी से क्या लाभ है। तो चकबंदी से कृषकों को उत्पन्न की किस्म के आदानों और प्रयोग करने का सहायता मिलती थी तथा कम से कम और पर्यंतों से अधिकतम उत्पादन करने का सफल होते थे। इसके उत्पादन लागत भी कमी होती थी, लागत में भी इसका कमी होती थी। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। देखिए, भूमि सुधार से अभिप्राय कि भूमि जोतों की स्वामित्व की परिवर्तन लाना, दूसरे शब्दों में सुधार, ठीक है। भूमि सुधार में भूमि स्वामित्व के पुनः वितरण को शामिल किया जाता है। तो ये सब हो गया। चलिए 35 नंबर में बोला जा रहा है कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि सुधार किया जाता था, उत्पादन वृद्धि लगाने के लिए उत्पन्न बीजों का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता था, कृषि आधुनिक मशीनों का तथा उपकरणों को प्रयोग में लाया गया था। भारत अमेरिका संबंधों की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो देखिए, भारत में अमेरिका संबंधों में पुराणों में और स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही अमेरिका भारत प्रति और सहानुभूति रहता था और उनके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को सहारा दिया था और इसे हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत का भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। भारत के लोगों के लिए प्रति अमेरिका की और सहानुभूति सोवियत प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से भी थी। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, व्लादिमीर लेनिन का एक महान सोवियत संघ के नेता के रूप में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो देखिए, व्लादिमीर लेनिन का जन्म 1870 तथा देहांत कि इसका मौत 1924 में हुआ था। यह और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था और अक्टूबर 1917 की सफल रूसी क्रांति नायक लेनिन क्रांति के बाद सबसे कठिन दौर 1917 से 1924 के सोवियत संघ समाजवादी और गणराज्य के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे थे। वह मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे व्यवहारिक रूप से देने में महारथी साबित हुए थे। लेनिन पुरानी दुनिया में साम्यवादी के प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। उन्होंने अथक परिश्रम करके सोवियत संघ को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया गया था। चलिए 38 नंबर में बोला जा रहा है कि सीमांत गांधी थे। इसके द्वि राष्ट्र सिद्धांतों का दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए और भूमि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। खान अब्दुल गफ्फार पश्चिमोत्तर और पेशावर मूलतः निवासी थे और निर्विवाद नेता थे। वह कांग्रेस नेता था। लाल कुर्ती नामक संगठन जन्मदाता थे। वह कच्चे गांधीवादी अहिंसा और शांति प्रेम को समर्थक थे। उसकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में भी थी। वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम विरोधी थे और संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांतों को और पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया है।
चलिए 29वां नंबर में बोला जा रहा है कि हमारे देश के बंगाल में पश्चिमी उत्तर बंगालों में क्यों कहा जाता है, संक्षिप्त बताइए। देखिए, देश विभाजन के समय बंगाल का प्रांत या राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक भाग पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल, ठीक है। 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान तथा और 1971 से आज तक अब बांग्लादेश कहा जाता है, तथा ये दोनों आपस में फिर अलग हो गए। तथा जो बंगाल के उन भाग को जो भारत में आ गया है उसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है और आज तक यही नाम चला जा रहा है। और बोला जा रहा है क्या 140वां नंबर में, रजवाड़ों के संदर्भ में सहमति पत्र का मतलब आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़ों की जिनकी सीमांत आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमांतों की मिलती है 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर राजवाड़ों की शासनों के भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस सहमति पत्र का और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक, एक्सेशन कहा जाता था। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि राजवाड़ों के भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सहमति का चुनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कितना तक पढ़ें, लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, 40 तक पढ़ें, लगभग 20 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है भाई।